बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, इसमें जो हमने टॉपिक पढ़ना है आज की क्लास में वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एटीपी क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कैसे बनता है जी? जब एक ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसका, जब आपकी एनर्जी अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आपका ये जो एडीपी है ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा एनर्जी और फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। और ये जब कंपाउंड बना ये एटीपी और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। और जब भी कभी एनर्जी चाहिए होगी तो ये एटीपी टूट जाएगा। एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो एटीपी टूट जाएगा जी, एडीपी अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये एटीपी का मामला ज़रा ध्यान में रखना है। एनएडीपीएच का मामला ध्यान में रखना है। एनएडीपीएच का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब कभी भी हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद होंगे तो हाइड्रोजन को एनएडीपीएच कंबाइन कर लेगा, एनएडीपीएच बन जाएगा। ठीक है, और ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, बॉन्ड बना हुआ है, एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भी लगते हैं जी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को कैच कर लेगा, ये एनएडीपीएच बन जाएगा, एनर्जी रिच कंपाउंड हो जाता है। फिर जब ये एनएडीपीएच ब्रेक होगा तो एनएडीपी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ध्यान में रख लिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी रिएक्शन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, वहाँ बाउंड ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, बॉन्ड क्रिएट होते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी स्टोरिंग होती है इसके अंदर। अब आते हैं जी, हमने एक मेजर प्रोसेस को स्टार्ट करना है जी, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है जी हमने ऊपर कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम में मेजर एनर्जी होती है वो आती है जी फ्रॉम द सन। और सन से इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट इस केमिकल एनर्जी, सूरज की रोशनी को, लाइट एनर्जी को लेते हैं और एक कंपाउंड तैयार करते हैं ग्लूकोज। और उस कंपाउंड तैयार करने के दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये लाइट से रिसीव कर रहे होते हैं और उस लाइट को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है जी? अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये हमने पढ़ा है ऊपर, सबसे पहले इसी चैप्टर में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि सूरज हमें लाइट एनर्जी देगा। प्लांट, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, ये क्या करते हैं जी? उस ये अपने अंदर जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। जाहिर बात है बड़ा मॉलिक्यूल है, बॉन्ड्स हैं जी, उन बॉन्ड्स में केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है। तो वो केमिकल एनर्जी कहाँ से लाएंगे? वो जो लाइट एनर्जी होगी सूरज से लेंगे। ये लाइट एनर्जी को, सूरज ज़रूरी नहीं है, कोई नॉर्मल लाइट भी हो सकती है, तो ये लाइट एनर्जी लेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने इस कंपाउंड में स्टोर कर देंगे। तो इसके नतीजे में, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज तैयार होता है विच इज़ एनर्जी रिच कंपाउंड। और फिर यही एनर्जी रिच कंपाउंड तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बटा हुआ है, उन्हीं में पहुंच रहा है खा पी के। तो इस रिएक्शन को हम कह रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है जी? इसकी अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो इसकी केमिकल इक्वेशन ये होती है जी कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लांट लेगा और उसके साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेगा और तैयार करेगा जी एक अदद ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन गैस के तैयार होंगे। अब ये कैसे होंगे ये हमने देखना है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो वाटर क्या करेगा जी? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेगा, इनको कंबाइन करेगा और तैयार करेगा जी ग्लूकोज। साथ साथ 6 जो है वो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे। ये जो वाटर लेता है ये लेता है फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, यानी कि अपने ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करेगा रूट के थ्रू और फिर जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए ये लीफ में आ जाते हैं। इसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनके लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होंगे, स्टोमेटा,
उनमें आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, वो खुलते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है फिर हवा में से इनके लीफ के अंदर आ जाती है। तो ये इनके एयर से लेता है, ये हवा ये एयर से लेगा, फ्रॉम एयर से ले रहा है ये थ्रू स्टोमेटा, एयर से ले रहा है ये थ्रू स्टोमेटा। अब ये होता कैसे है ये तो हमने नहीं देखना कि अभी फ़िलहाल कि ये रूट में जो पानी एब्जॉर्ब किया है ये कैसे लीफ तक आ रहा है, या हवा से ये जो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो ये कैसे ले रहा है, ये अभी हमें नहीं देखना, ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। अभी हम बस ये ज़हन में रखेंगे कि रूट जो है वहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, ज़मीनों से ये पानी लेगा फ्रॉम द रूट्स, तो इन रूट्स के ज़रिए ये पहुँचा देता है लीफ में। और इसी तरह हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इनके लीफ में छोटे छोटे सुराग होते हैं, स्टोमेटा, वो खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा जो है वो अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और फिर ये जो है लीफ के सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये ग्लूकोज तैयार करेगा, इस ग्लूकोज को या तो ये अपने पास स्टार्च वगैरह, प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, या इसमें से एनर्जी निकालेगा। और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये बाय प्रोडक्ट है, इस प्रोसेस का मकसद ऑक्सीजन गैस बनाना नहीं है, लिहाजा वो स्टोमेटा ही के थ्रू इनको ये डिस्चार्ज कर देगा, इनको रिलीज़ कर देगा हवा के अंदर, रिलीज थ्रू स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के ज़रिए इन ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो ये दो एतबार से तो बहुत काम का रिएक्शन हो गया। एक इस एतबार से कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है, इस ग्लूकोज के ज़रिए फिर इन पौधों को एनर्जी प्रोवाइड होती है, ना सिर्फ इनको बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फिर इसी ग्लूकोज के थ्रू उनके अंदर एनर्जी जाएगी। तो एक तो ये इस एतबार से काम का हो जाता है, दूसरा इस एतबार से भी ये काम का रिएक्शन हो गया क्योंकि ये जो है आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर रहा है और ये ऑक्सीजन गैस आपको रिस्पायरेशन नाम के प्रोसेस में चाहिए होती है। रिस्पायरेशन के दौरान एनिमल्स, प्लांट्स, सबको ये ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो आपकी हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हुआ हुआ है कि 22.8% आपकी हवा में ऑक्सीजन है, ये मेंटेन इस प्रोसेस की वजह से होता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है हवा के अंदर ऑक्सीजन बना बना कर डाले जा रहा है, हवा के अंदर ऐड किए जा रहा है। तीसरे एतबार का इंपॉर्टेंस तीसरे एतबार से यहाँ पर है जी कि यह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक नेगेटिव गैस है हमारे एतबार से, पोल्यूशन के एतबार से एक नेगेटिव गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये एक बुरी गैस है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के नाम पर इस गैस को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हवा में से। तो इसको कम कर रहा है आपका फोटोसिंथेसिस, इसको ज़्यादा कर रहा है, ये अच्छी बात हो जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट तो खैर हम लिख रहे हैं, वैसे कोई सी भी लाइट की जा सकती है इस्तेमाल, नॉर्मल यानी कि ट्यूब लाइट, बल्ब लाइट वगैरह ये भी चलती है जी। तो सनलाइट को यूज़ करता है ये क्योंकि वो जो केमिकल एनर्जी चाहिए होगी ना इन बॉन्ड्स को क्रिएट, इसमें जो बॉन्ड्स क्रिएट हुए हैं उन बॉन्ड्स में जो केमिकल एनर्जी स्टोर की भी होगी तो वो एनर्जी ये वाली होगी, लाइट एनर्जी होगी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर किया हुआ होगा। दूसरा, इसके अंदर क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल चाहिए होता है। अगर ये क्लोरोफिल ना हो, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल लाइट को लेता है, रिसीव करने वाला काम है, ठीक है। ये आप एंटीना कह लो, एंटीना है जी जो सूरज की रोशनी को रिसीव कर रहा है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर सूरज की रोशनी कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्योंकि इस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अभी आप देखोगे अगर क्लोरोफिल नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है तो हमारी बॉडी में ये नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया जी कि आप 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा पौधा फ्रॉम द रूट, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेगा फ्रॉम द एयर और फिर इनको कंबाइन करेगा, ग्लूकोज तैयार करेगा। ये इसका मकसद है जी फोटोसिंथेसिस का। और जो ऑक्सीजन गैस 6 मोल्स जो ऑक्सीजन गैस के बनेंगे वो ये रिलीज़ कर देगा स्टोमेटा के अंदर। और जो केमिकल एनर्जी है वो लाएगा ये सनलाइट में से, और जो पिगमेंट्स होंगे जो ये सनलाइट को रिसीव करेंगे, लेकर आएंगे, वो क्लोरोफिल होते हैं। अब इसकी साइड चेक करते हैं जी, ये होता कहाँ पर है। सबसे पहले तो इसकी साइड देखें अगर हम, तो ये लीफ के अंदर होता है, लीव्स में होता है। बल्कि इसको उल्टा चलें, यह हमारे जो प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है ये, ठीक है जी। ये कहाँ हो रहा है? प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल पाया जाता है, खाली प्लांट में पाया जाता है, एल्गीस में पाया जाता है, या जो भी ग्रीन होगा ना उसमें पाया जा रहा होता है।
जैसे एल्गीज ग्रीन होते हैं, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, उनमें ये पाया जा रहा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट फंगस में, एनिमल्स में नहीं है, और इसी की वजह से हमारे अंदर जो है ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा होता। तो ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जो कि ये जो रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट में होगा। अगर हम प्लांट का सेल देखें, अगर हम प्लांट का सेल ऐसे ड्रॉ करें रफ सा, ये एक प्लांट का सेल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है जी। तो उसमें ये बड़ा सा वैक्यूल होता है और ये न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा ऐसे ओवल टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, ग्रीन कलर से आ रहा होता है इनका, ये हैं जी क्लोरोप्लास्ट। इनमें ये रिएक्शन होता है, ये हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के आते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, इनमें ये रिएक्शन होगा, ठीक है जी। अच्छा, इनमें ही क्यों हो रहा होता है ये, कहीं और क्यों नहीं हो रहा होता? वाई? बिकॉज इनके अंदर जो है ये पिगमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। असल तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सेंथोफिल होता है। क्लोरोफिल भी बहुत सारे किस्म के होते हैं, ए बी सी डी ई, फिर एक होता है एक्सेंथोफिल, एक होता है फाइकोबिलिन, तो ये कैरोटीनॉइड्स, तो काफ़ी पिगमेंट्स होते हैं। तो वो सारे पिगमेंट्स आपके इस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन मेजर पिगमेंट ये वाला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के भी कौन से, ए और बी, ए एंड बी, ये मेजर पिगमेंट है, मेजर हैं, ज़्यादा काम ये करेंगे। लेकिन बाकी दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन या एक्सेंथोफिल, वो भी अपना थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो क्लोरोप्लास्ट में ये क्यों हो रहा है जी ये रिएक्शन? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स। आपके सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर सिर्फ ये जो पिगमेंट्स चाहिए ना आपको इस रिएक्शन के अंदर, वो आपको क्लोरोप्लास्ट में ही मिल रहे होते हैं, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। अच्छा, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सिर्फ प्लांट के लीफ के सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हम कहेंगे कि ये लीफ में होगा ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। रूट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें ये जो क्लोरोप्लास्टिड होता है, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसमें पिगमेंट्स नहीं होते, ये वाले पिगमेंट्स नहीं होते। इसी तरीके से स्टेम वगैरह में भी या फ्लावर्स वगैरह में क्रोमोप्लास्ट होता है, तो वहाँ पे भी क्रोमोप्लास्ट में ये वाले पिगमेंट नहीं होते। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये खाली लीफ के सेल्स में पाया जा रहा होता है। मीजोफिल्स नाम के सेल्स होते हैं लीफ में, मीजोफिल्स, मीजोफिल्स नाम के सेल्स होते हैं लीफ में, उनमें ये होता है, बहुत सारा होता है जी। और लीफ में बहुत सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, और हर मीजोफिल सेल में ठीक ठाक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो अल्टीमेटली आपका हर सेल, मीजोफिल सेल जो ग्रीन नज़र आ रहा होता है, इसलिए आपको जो है लीफ भी पूरा ग्रीन नज़र आ रहा होता है। तो ये इसकी साइट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस आपको कहाँ मिलेगा जी? पूरे पौधे में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, रूट्स में नहीं होगा क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, स्टेम में नहीं होता, फ्लावर में नहीं होता। ये सिर्फ आपको मिलता है लीफ के सेल्स, मीजोफिल सेल्स में हो रहा होगा ये रिएक्शन। लीफ में जो मीजोफिल सेल्स है वहाँ हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो पिगमेंट्स मौजूद होंगे जो इस रिएक्शन में चाहिए, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह वगैरह। तो ये इसकी साइट हो जाती है। अब उसके बाद इसको अगर हम देखें, इसका मैकेनिज्म देखें ये कि होता कैसे है, तो हम कह सकते हैं हमने इसके इसके पूरे मैकेनिज्म को दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ होता है। दो टाइप के कह लें आप, इसके दो फेसिस होते हैं या दो रिएक्शंस होते हैं। एक कहलाता है लाइट रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन होगा, पहला जो फेस होगा उसको आप कहोगे लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो फेस होगा उसको आप कहोगे डार्क रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में होता है, दो फेसिस में होगा। सबसे पहले आपका ये लाइट रिएक्शन होता है, और दूसरे हिस्से के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा, फिर जाके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी एक दफ़ा फोटोसिंथेसिस होगा तो एक दफ़ा पहले लाइट रिएक्शन होगा, फिर डार्क रिएक्शन होगा। अब ये लाइट को लाइट रिएक्शन, डार्क को डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है, ये अभी हम बात करेंगे, ठीक है। यही हमने पढ़ना है इनकी मैकेनिज्म को। तो हमारा